नमस्कार साथियों, पिछली कक्षा में हमने जीवाणुजनित संक्रामक बीमारियों का अध्ययन किया था। जीवाणुजनित कई संक्रामक बीमारियां देखी थी जिनके लक्षण, जिनके कारक, जिनके जीवाणु और जिनसे प्रभावित होने वाले अंग और तंत्रों का हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम वायरस जनित संक्रामक बीमारियों का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा वायरस किस संबंधित बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है, उस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं और वो शरीर के कौन से संबंधित अंग और तंत्र को प्रभावित करते हैं। आज की इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे गलसुआ की। नंबर 1 पे बीमारी है हमारे पास गलसुआ। गलसुआ का आपने नाम सुना है। गलसुआ को इंग्लिश में मम पस भी बोलते हैं, ठीक है। निश्चित तौर पे ये एक साधारण बीमारी है जो आमतौर पे छोटे बच्चों में, बालकों में और युवाओं में भी हो सकती है। इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जो रोगी होता है या ग्रसित व्यक्ति होता है उसके गले में क्या आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को उल्टी, बुखार, सर दर्द, गले में सूजन जैसी दिक्कतें होने लग जाती हैं और किसी चीज को निगलने में, खाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो बात करते हैं गलसुआ बीमारी के विषाणु की। निश्चित तौर पे आज हम विषाणु जनित बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो गलसुआ बीमारी के लिए उत्तरदायी जो विषाणु है उसको मम्प्स वायरस कहा जाता है। ये कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि संबंधित बीमारी के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है। तो हमारे ये ध्यान में होना चाहिए कि गलसुए के लिए जो उत्तरदायी वायरस है, विषाणु है, वो क्या है, मम्प्स वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रभावित तंत्र की। तो जो भी वायरस होता है वो शरीर के किसी संबंधित तंत्र को क्या करता है, अपनी चपेट में लेता है या ग्रसित करता है। तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि मम्प्स वायरस है, जो गलसुआ बीमारी का जो वायरस है, विषाणु है, वो शरीर का जो ग्रंथीय तंत्र है उसको चपेट में लेके आता है। कई सारी ग्रंथियों को क्या करता है, इफेक्ट डालता है ग्रंथियों के ऊपर। तो निश्चित तौर पे प्रभावित तंत्र है वो कौन सा होगा, ग्रंथीय तंत्र होगा, ठीक है। प्रभावित अंग की अगर हम बात करें कि मम्प्स वायरस है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ग्रंथीय तंत्र मतलब किसको करेगा, ग्रंथियों को करेगा। और ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियों को करता है। नंबर 1 पे एक पैराथायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले में, पैराथायराइड ग्रंथि। ग्रंथि में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, ठीक है। दूसरा, अग्नाशय ग्रंथि में भी क्या हो जाता है, मम्प्स वायरस की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। तीसरा, गले के अंदर, हमारे गले में जो लार ग्लैंड्स पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनमें भी क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। लार ग्रंथियों में सूजन आ जाता है, ठीक है। और वृषण ग्रंथियां होती हैं, उनमें भी मम्प्स वायरस की वजह से क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। तो ये प्रभावित अंग है जो मम्प्स वायरस की वजह से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, जिनकी कार्य बाधित होता है और जिसकी वजह से ये बीमारी है वो हमें होती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके लक्षणों की कि मम्प्स वायरस है, इसके लक्षण क्या है। तो मम्प्स वायरस के कारण हल्का बुखार हो सकता है, ठीक है ना। गलाए में सूजन आती है तो व्यक्ति को क्या है, बुखार हो जाता है, ठीक है। सर दर्द भी हो सकता है, सर में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। कुछ चीज न निगल पाने की वजह से या दर्द होने की वजह से वोमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो रोगी को उल्टियां होने लगती है,
ओके। और नंबर 4, जो गले में जो लार ग्रंथियां होती है उनमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। तो गले में सूजन भी हो सकता है या होता है, गले में सूजन आता है। ये क्या है, इसके लक्षण है, किसके, गलसोआ बीमारी के, मम्स वायरस के। ठीक है, इसके कारक की बात करें कि इसके लिए कारक क्या उत्तरदायी होता है, तो संपर्क के द्वारा होता है ये। ठीक है ना, किसी ग्रसित व्यक्ति के हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं तो हमें मम्स या गलसोआ बीमारी होने की संभावना रहती है। ये नंबर 1 वायरस डिजीज थी। अब हम 2 नंबर पे बात करेंगे प्रतिश्याम। प्रतिश्याम जिसको श्लेष्मा ज्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इनके नामों से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनके नाम हमारे ध्यान में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अंग्रेजी में इनको इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, तो ये नाम भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, इन्फ्लुएंजा, प्रतिश्याम, श्लेष्मा ज्वर के लिए उत्तरदायी जो विषाणु है उसकी हम बात करें तो उत्तरदायी विषाणु इसके लिए होगा मिक्सोवायरस। मिक्सोवायरस इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, प्रभावित अंग की बात करें सबसे पहले प्रभावित तंत्र की बात करें तो मिक्सोवायरस है वो श्वसन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। और प्रभावित अंग की बात करें तो जो श्वास नली है, श्वास नली पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो ये प्रतिश्याम श्लेष्मा बीमारी के वायरस और प्रभावित अंगों के नाम थे। अब इनके लक्षणों की बात करें हम, इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो लक्षण इसमें हल्का ज्वर हो सकता है। ठीक है, अधिक छींकें आती है, इसमें व्यक्ति को बहुत अधिक छींक आती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें नाक में, आंखों में पानी बहने लगता है, द्रव बहता है, नाक और आंख में पानी बहने लगता है। ठीक है, तो ये प्रतिश्याम श्लेष्मा ज्वर के कुछ मुख्य लक्षण थे। इसके लिए अगर हम कारक की बात करें कि इसके लिए कारक क्या उत्तरदायी होगा, तो निश्चित तौर पे इसके लिए हवा है वो मुख्य कारक की भूमिका निभाता है। दूसरा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर संपर्क के द्वारा भी ये संपर्क होता है तो संपर्क के द्वारा भी प्रतिश्याम श्लेष्मा ज्वर है वो एक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में या ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने का वो चांस है वो बन सकता है। तो इसलिए हमारे श्लेष्मा ज्वर से संबंधित या प्रतिश्याम से संबंधित महत्वपूर्ण और मुख्य बातें थी वो ये है हमारे सामने। अब हम 2 नंबर हमने देख लिया है। 3 नंबर डिजीज की हम बात करें, 3 नंबर पे हम देखेंगे रेबीज। रेबीज को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम है अलर्क रोग। ठीक है, रेबीज से आप सभी परिचित हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर ने काट लिया है तो उनके अगर शरीर में रेबीज का जीवाणु है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को रेबीज बीमारी होने की संभावना पूरी 100% रहती है। इसलिए जब भी इस प्रकार की घटना होती है, दूसरी बात, हमारे शरीर में कहीं चोट लगी हुई है, हमारे शरीर में कहीं घाव है और उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, तो उसके घाव के माध्यम से भी कभी कभी हवा में उपस्थित कोई रेबीज का जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करने की संभावना रहती है। इसलिए हमें अगर घाव है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, समय समय पे रेबीज के टीके लगवाते रहना चाहिए ताकि शरीर में रेबीज बीमारी की दिक्कत न हो। सबसे पहले बात करेंगे हम रेबीज बीमारी के विषाणु की, कि रेबीज बीमारी के लिए
विषाणु कौन सा उत्तरदायी होता है? तो मैं आपको बता दूं, रेबीज बीमारी के लिए एक रेहब्डो नामक विषाणु वायरस होता है, वो उत्तरदायी होता है, जो कुत्ते, बिल्ली और बंदर की लार में मुख्य रूप से पाया जाता है। रेहब्डो वायरस, ठीक है। आगे बात समझ। प्रभावित तंत्र की हम बात करें तो यह हमारे शरीर के जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है। रेबीज बीमारी के हम अगर लक्षणों की बात करें कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो लक्षणों में हम देखेंगे कि जो रेबीज बीमारी होती है उसमें व्यक्ति होता है, उसको पानी से डर लगने लग जाता है, ठीक है ना। पानी से बुखार भी तो होता है, ठीक है, बुखार या ज्वर होता है, ठीक है। और पानी से व्यक्ति को क्या लगने लग जाता है? पानी से डर लगता है, डरने लगता है व्यक्ति, उसके मन में भ्रम पैदा हो जाता है, ठीक है, भ्रमित हो जाता है, उसको पानी से दूर से देखने डर लगता है। इतनी पानी पीने से या इतनी पीड़ा होती है कि उसको पानी से देखते ही क्या है, दर्द महसूस होता है, होने लग जाता है, इसलिए वो भ्रम में होता है। दूसरी बात, कभी कभी व्यक्ति है वो बेहोश हो जाता है, ठीक है ना, बेहोश हो जाते हैं। ये मुख्य लक्षण है, वो लक्षण है वो रेबीज बीमारी के होते हैं। कारकों की अगर हम बात करें कि इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो रेबीज के लिए उत्तरदायी कारकों में अगर रेबीज बीमारी से ग्रसित, रेबीज से ग्रसित कुत्ता, बंदर वह बिल्ली अगर काटती हैं तो निश्चित रूप से रेबीज होने की संभावना होती है। या ग्रसित रेबीज से ग्रसित कुत्ता, बंदर, बिल्ली के काटने से इस बीमारी का एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या फिर एक कुत्ता, बिल्ली, बंदर से एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका क्या है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से रेबीज बीमारी से संबंधित तो मुख्य बातें थी, जो निश्चित तौर पे परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण बनती है, क्योंकि कई बार परीक्षा में सीधे सीधे वायरस का, विषाणु का नाम पूछा जा सकता है, तंत्रिका तंत्र कौन से तंत्र को प्रभावित करता है वो पूछा जा सकता है। कई बार परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन आया है कि रेबीज बीमारी फैलती है ग्रसित कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से, या कोई और 4-3 जानवरों के अन्य के नाम दे देंगे और एक कुत्ता, बिल्ली, बंदर दे देंगे। तो निश्चित तौर पे हमारी ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि संबंधित बीमारी है, उसके क्या लक्षण है, कौन से तंत्र को प्रभावित करती है और इसके लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी है। अब हम नंबर 4 पे बात करते हैं खसरा की। खसरा, मीजल्स, ठीक है। खसरा की बात करें तो खसरा के लिए जो उत्तरदायी वायरस है वो आरएनए पैरामिक्सो वायरस है, ठीक है ना। तो इसके लिए उत्तरदायी विषाणु की अगर हम बात करें, खसरा के लिए विषाणु की बात करें तो इसके लिए विषाणु है आरएनए पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। ये वायरस इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है, ठीक है। समझ में आ गई। खसरा की एक मुख्य बात विशेष ही है, इसके लिए चाहिए नोट डालो, ये मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है। ये मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है, ठीक है, बच्चों में होता है। अच्छा, प्रभावित तंत्र की बात करें, प्रभावित तंत्र या अंग की बात करें तो इसके अंदर पूरा संपूर्ण शरीर ही प्रभावित होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। आई बात समझ में। खसरा वायरस है, इसके लिए उत्तरदायी जीवाणु है आरएनए पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। और जो खसरा बीमारी है ये मुख्य रूप से छोटे बच्चों में पाई जाती है
और इसके लिए जो प्रभावित अंग है वो निश्चित रूप से पूरा शरीर है, त्वचा है, स्किन है, क्योंकि पूरे शरीर त्वचा पे लाल दाने आ जाते हैं और जिसकी वजह से पूरा शरीर इसकी क्या होता है, चपेट में होता है। और इसके लक्षणों में हम देखें तो लक्षण, इसके मुख्य लक्षण यही होते हैं कि लक्षण इसके हैं शरीर पर लाल दाने, लाल दानों का आना, ये खसरा के मुख्य लक्षण हैं। ठीक है, अब ये हमारी 4 नंबर डिजीज थी। 5 नंबर हम बात करें चेचक की, जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। चेचक के लिए जो वायरस उत्तरदायी होता है उसको वेरियोला वायरस कहा जाता है। ठीक है ना, तो चेचक की हम देखें मुख्य बातें। चेचक को स्मॉल पॉक्स डिजीज कहा जाता है। इसके लिए जो उत्तरदायी विषाणु है, उत्तरदायी विषाणु है इसके लिए वेरियोला वायरस। ठीक है, प्रभावित तंत्र की बात करें तो इसके अंदर भी त्वचा है, पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। ठीक है ना, प्रभावित तंत्र त्वचा व संपूर्ण शरीर। ठीक है, चेचक के लक्षणों की बात करें हम कि चेचक के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो इसमें व्यक्ति के मुंह व शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। तो ये चेचक से संबंधित मुख्य बातें थी। अब हम बात करते हैं नंबर 6 डिजीज की। 6 नंबर पे हम देखेंगे पोलियो। पोलियो से संबंधित हम मुख्य बातें देखेंगे। ठीक है ना, पोलियो, अभी पोलियो की वैक्सीन की वजह से बहुत कम हमें ऐसे केस देखने को मिलते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि पोलियो बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी, जो बहुत विकराल रूप ले चुकी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलियो के वायरस की या पोलियो के विषाणु की। तो पोलियो का विषाणु होता है, उसका नाम होता है पोलियो RNA वायरस, ये इसका विषाणु होता है। ठीक है, प्रभावित तंत्र की बात करें हम तो ये पोलियो है वो हमारा नर्वस सिस्टम को क्या करता था, प्रभावित करता। ठीक है, तो पोलियो किसको करता है, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। पोलियो का वायरस की हम बात करें तो पोलियो RNA वायरस था इसके लिए उत्तरदायी है। और प्रभावित तंत्र की बात करें तो जो हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसको वो क्या कर लेता है, जकड़ ले लेता है या जिसका निष्क्रिय कर देता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर के ऊपर, शरीर के पर्टिकुलर अंगों के ऊपर हमारा जो मस्तिष्क का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस संबंधित अंग को, हम अंग की जो कार्य क्षमता है या जो हिलने डुलने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और धीरे धीरे मांसपेशियां वो काम नहीं करने की वजह से मांसपेशियों में जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जो एक्टिविटी है वो नहीं होने की वजह से मांसपेशियां वो क्या सूखने लग जाती है, क्षीण होने लग जाती है। तो पोलियो भी अपने आप में एक बहुत गंभीर और भयावह बीमारी है। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और अंगों में अगर हम बात करें कि ये मुख्य रूप से कौन से अंगों को प्रभावित करता है, तो अंगों में ये हाथ व पैर आदि को प्रभावित करता है, आदि में
इसका क्या होता है, प्रकोप होता है। लक्षणों में बात करें हम पोलियो के, तो पोलियो के लक्षणों में शरीर के हाथ पैर, शरीर के अंग होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, शरीर के अंगों की मांसपेशियां काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। मांसपेशियां काम नहीं करती है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये जो पोलियो था, पोलियो से संबंधित हमारी मुख्य जानकारियां थी। आज की क्लास में हमने पोलियो, खसरा, चेचक, गलसुआ आदि से संबंधित, श्लेष्मा, इन्फ्लुएंजा आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखी। निश्चित तौर पे जो वायरस जनित डिजीज है उनमें महत्वपूर्ण डिजीज थी। कुछ डिजीज हमारी और बच गई है, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम इन्हीं के साथ क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। निश्चित तौर पे आज की क्लास हम सबके लिए वो महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।